देखिए, सबसे ज़्यादा कठिनाई ये होती है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को कमल फूल दिमाग में बैठा हुआ है जी। मुझे लगता है कि ये अंतिम बार ही चुनाव है जो टफ है कि 48 की 48 सीटों में मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी मैक्सिमम सीट जीतेगी। मुझे पार्लियामेंट में बोलने के लिए जब 9 मार्च को जाऊंगा तो मेरे लिए एक बड़ा विषय हो जाएगा कि अब तो तुम लोगों ने बैलेट से भी चुनाव करा के देख लिया। हाँ। तुम्हारी खुद की सरकार ने करा के देख लिया। जनता मोदी जी को देती है वोट। तो हमेशा जो सेवार्थी लोग होते हैं उनका काम होता है राजा की सेवा करना। तो हम गांधी परिवार की सेवा करते हैं। उस सेवा में जो है कुछ चीज़ें पता चल जाती हैं जनता को, तो वो बताना भी हमारा काम है। गांधी परिवार का इतिहास लोगों को नहीं पता। हमने जो है वो इतिहास जो उन्होंने 1920-21 से काम किया है इस देश के लिए, इस देश को बनाने में बिगाड़ने में जो उनका योगदान है, उस योगदान को जो है बनाने में मुझे आसानी होती है। तो मेरे लिए एक काम हो गया। घटिया लिखावट है, मैं आपको बताऊं। मथाई के प्रति जो है मुझे गुस्सा ही आया, मथाई के प्रति कोई प्यार नहीं आया। लेकिन गांधी परिवार के बारे में जो कुछ भी उसने लिखा है, वो गांधी परिवार को सोचना चाहिए कि 12 साल तक उसको पिए रखा यार, उसको मकान दे के रखा, उसको जमीन दे के रखा, उसको पैसा दे के रखा कि मैं वोट मांगने के लिए नहीं जाता। मैं अपने लिए 2019 में भी नहीं गया, 2024 में भी नहीं गया, और कार्यकर्ताओं ने अपना चुनाव सोचकर जो है वोट दिया। गाड़ी ड्राइव करने के पीछे रीजन ये है कि जो कनेक्ट है मेरा आम लोगों के साथ। अब रोड पर जो लोग चल रहे हैं और मेरी गाड़ी रुकती है और मैं उससे हाल समाचार पूछता हूँ तो उसको अच्छा लगता है ना। हमारा महाराष्ट्र के प्रति, मराठी के प्रति जो है बहुत सम्मान है। मराठी भाषा के प्रति, छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रति वो हमारे आदर्श हैं, हम आदर्श रहेंगे। लेकिन तुम जैसे घटिया लोग जो राजनीति करने के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए हमको दुत्कारोगे, ये कहीं से उचित नहीं है। और कभी भी तुम घूमने आओ, हम तो बॉम्बे चले जाते हैं, कई एक बार इस घटना के बाद भी 4 बार 5 बार हो आए हैं। लेकिन यदि आप यहाँ आओगे तो आपको लोग पटक पटक के मारेंगे। मैं अपनी बात पर आज भी कहूँ कि हेमंत सोरेन से मेरी क्या लड़ाई है। हेमंत सोरेन के तो बड़े भाई के कारण मैं सांसद हूँ। यदि दुर्गा सोरेन नहीं होते तो मैं सांसद नहीं होता। मुझे स्वीकार करने में कोई परेशानी नहीं है कि बीजेपी और कांग्रेस का समझौता है दुर्गा सोरेन जी ने मेरे कारण तोड़ा। हेमंत भी मेरे छोटे भाई की तरह है। लेकिन हेमंत सोरेन की जो पॉलिसी है, झारखंड नए प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में एक नई ऊंचाई प्राप्त करेगा। आदित्य साहू जी बूथ के कार्यकर्ता से लेके प्रदेश अध्यक्ष तक बने। के चुनाव हो रहे हैं, भले दलीय आधार पर ना हो रहा हो, लेकिन जो पार्टी है अलग अलग, चाहे वो बीजेपी की बात हो या फिर कांग्रेस की बात हो या झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात हो, संगठन का ये प्रयास है कि कैसे उनके समर्थित लोग जीत करके आए। और ऐसे में सांसद निशिकांत दुबे का भी आगमन हुआ है, दिल्ली से यहाँ पहुंचे हैं और समर्थित उम्मीदवारों के पक्ष में समर्थन की अपील भी कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल, चूंकि हाल ही में काफ़ी चर्चा में, हमेशा ये अपने बयानों को लेकर के चर्चा में रहते ही हैं। फिलहाल सर बात करेंगे नगर निकाय चुनाव पर। ये थोड़ा टफ होता है, कठिन होता है ये चुनाव, लेकिन कितना झारखंड में इसे कितना कठिन देख पा रहे हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा कठिनाई ये होती है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को कमल फूल दिमाग में बैठा हुआ है जी। तो ये चुनाव चिन्ह पर नहीं होता है। अब चुनाव चिन्ह पर नहीं होता है और इसके पहले चूंकि दलीय चुनाव नहीं है, तो प्रायः कार्यकर्ताओं की जो अपेक्षा इच्छा होती है कि उनको भी कुछ ना कुछ होना है। तो एक एक वार्ड के लिए, मेयर के लिए, नगर परिषद के लिए, नगर पंचायत के लिए उम्मीदवार खड़े हो जाते हैं। उस उम्मीदवार में पार्टी को ये तय करना कि किसको समर्थन दें, सबसे पहली चुनौती तो वो होती है। फिर होती है कि अपने ही कार्यकर्ता, मजबूत कार्यकर्ता खड़े हैं तो उनको कैसे बैठाया जाए। फिर वो नहीं बैठते हैं तो फिर क्या किया जाए। तो इस कारण से चुनाव निश्चित तौर पर टफ है। लेकिन मुझे लगता है कि ये अंतिम बार ही चुनाव है जो टफ है। इसके बाद कार्यकर्ताओं के भी मन में आ जाएगा, क्योंकि इस बार पार्टी बड़ी ध्यान से इस चुनाव को लड़ रही है, राष्ट्रीय स्तर पर या राज्य के स्तर पर या जिले के स्तर पर। तो मुझे लगता है कि अगली बार से शायद ये चुनाव बहुत आसान हो जाए पार्टी के लिए। पार्टी का एक कैंडिडेट होगा, वार्ड में कैंडिडेट होगा, मेयर का कैंडिडेट होगा, तो चुनाव आसान हो जाए। थोड़ी बैलेट पेपर से लोगों के मन में जो आशंका है या लोग उतना हैबिचुएटेड नहीं है इसके लिए, ईवीएम के जरिए वोट करते आए हैं, वोट डालते आए हैं, तो थोड़ी सी परेशानी। नहीं, अच्छा लगेगा उनको भी। जो है दिखाई पड़ेगा कि बैलेट से कैसे चुनाव होता है, बैलेट से गणना कैसे होती है।
और दूसरा चूंकि 48 की 48 सीटों में मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी मैक्सिमम सीट जीतेगी, तो मुझे पार्लियामेंट में बोलने के लिए जब 9 मार्च को जाऊंगा तो मेरे लिए एक बड़ा विषय हो जाएगा कि अब तो तुम लोगों ने बैलेट से भी चुनाव करा के देख लिया, तुम्हारी खुद की सरकार ने करा के देख लिया, जनता मोदी जी को देती है वोट, जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी होती है। तो जो एक डिस्कोर्स भ्रम की स्थिति जो राहुल गांधी ने देश में पैदा की है, तो उसको समाप्त करने का मुझे लगता है कि ये सबसे बढ़िया उदाहरण है। अच्छा, ये गांधी परिवार को जो आप एक्सपोज करते हैं सर, तो उसके लिए कितना स्टडी करना पड़ता होगा? क्योंकि हमें नहीं लगता कि जितना आपने गांधी परिवार को एक्सपोज किया है उतना किसी ने संसद में आज तक किया होगा। नहीं, उनके प्रति मेरा सेवा भाव है। हाँ, मतलब वो राजा हैं जी। हम लोग छोटे, आप देख रहे हैं देवघर जैसे छोटे जगह से हम आते हैं, हाँ, तो हमेशा जो सेवार्थी लोग होते हैं उनका काम होता है राजा की सेवा करना। तो हम गांधी परिवार की सेवा करते हैं। उस सेवा में जो है कुछ चीज़ें पता चल जाती हैं जनता को, तो वो बताना भी हमारा काम है कि सेवार्थी तो सेवा करेगा तो 24 घंटे देखते रहेगा ना राजा को कि वो क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, क्या सो रहा है, उनके परिवारों ने क्या किया। तो अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि देश को नई नई जानकारियाँ मिलती हैं। 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने इस देश के, तो हम सोशल मीडिया के दौर में आए, 24x7 आपके जैसे चैनल के दौर में आए। जी। तो पता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कौन सी बातें बोल रहे हैं। लेकिन 2014 के पहले सोशल मीडिया का दौर ही नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उतना दौर ही नहीं था। लोग प्रिंट मीडिया में भी जो है, आप आज तो जिले जिले के अखबार हो गए, उस जमाने में आप समझिए रांची से एक अखबार छपता था, पटना से एक अखबार छपता था, तो अखबार आने में भी लोगों को वक्त लगता था। किताबों में जो है लाइब्रेरी बहुत कम लोगों के पास थी। तो इन सारी चीज़ों के कारण गांधी परिवार का इतिहास लोगों को नहीं पता है। हमने जो है वो इतिहास जो उन्होंने 1920-21 से काम किया है इस देश के लिए, इस देश को बनाने में, बिगाड़ने में जो उनका योगदान है, उस योगदान को जो है बनाने में मुझे आसानी होती है, तो मेरे लिए एक काम हो गया। अच्छा, ये टीम वर्क करती है सर या आप खुद स्टडी करते हैं? क्योंकि उतना जैसे राहुल गांधी एक बिना पब्लिश हुई किताब को लेकर के जो हंगामा कर रहे थे, आपने जितने एग्जाम्पल दिए, 40 ऐसे किताबों के उदाहरण दिए, और जो किताबें पब्लिश नहीं हुई थी, नहीं होने दिया गया, कैसे ये जानकारी इकट्ठी हो पाती है सर? टीम वर्क होता है या आप खुद स्टडी करके? जो खुद पढ़ेगा उसी को पूरे किताब का जिस्ट पता होगा। मैं जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था तो मैंने सारे किताब के बारे में लिखा ना, कि इस किताब में ये लिखा हुआ है, इस किताब में ये लिखा हुआ है, पेज वाइज आपने बताया। तो यदि आप पढ़ेंगे तभी उसकी जानकारी होगी। मुझे पढ़ने का शौक है, बचपन से पढ़ने का शौक है, आज भी मैं पढ़ता हूँ। तो इस पढ़ने से ही वो चीज़ें समझ में आती हैं, और मैंने देश के सामने बताया। मैं अभी लाइब्रेरी भी बना रहा हूँ, और मुझे लगता है कि पार्लियामेंट के रेसेस के बाद जब पार्लियामेंट खुलेगी 9 मार्च के पहले, तो मैं फुल फ्लेज्ड एक लाइब्रेरी जो है वो चालू करूँगा, और उसमें कम से कम 500-600 इस तरह की किताबें होंगी या डॉक्यूमेंट होगा, जो देश के लिए। अभी आपको मैं बताऊं, बताने वाले क्या क्या बताते हैं लिखने वाले। मथाई जी के परिवार से मुझे जो बुक बैन हो गई है, सी जो चैप्टर है, उसमें से मथाई जी ने खुद से जो लिखा है वो पेपर जो है मुझे आए हैं। वो इतनी घटिया लिखावट है, मैं आपको बताऊं। मथाई के प्रति जो है मुझे गुस्सा ही आया, मथाई के प्रति कोई प्यार नहीं आया, लेकिन गांधी परिवार के बारे में जो कुछ भी उसने लिखा है, वो गांधी परिवार को सोचना चाहिए कि 12 साल तक उसको पिए रखा यार, उसको मकान दे के रखा, उसको जमीन दे के रखा, उसको पैसा दे के रखा, और इस तरह की बातें। लेकिन वो भी मथाई के परिवार ने भेजा है, तो वो सब भी जनता के सामने आएगा। अब सही है क्या गलत है वो जनता तय करेगी, लेकिन ये सारी चीजें भी मेरे पास आ गई। ये कांग्रेस वाले तो कहते हैं कि आप गांधी परिवार की छवि खराब कर रहे हैं, लेकिन तथ्यों के आधार पर आप लाते हैं सर। बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और आप आज भी आपका एक स्पीच मैं सुन रही थी, आपने कहा कि मैं लोगों के बीच जो अधिक क्षेत्र हैं, जैसे मधुपुर ही हो गया, 10 साल तक नहीं गए, अपने चुनाव में प्रचार प्रसार के लिए नहीं गए, कार्यकर्ताओं को ठेका पट्टा भी नहीं दिया, फिर आप जीत कैसे जाते हैं? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि नहीं गया, मैंने कहा कि मैं वोट मांगने के लिए नहीं हाँ, गया। वोट मांग, चुनाव प्रचार करने, मैं चुनाव प्रचार करने नहीं गए। हाँ, लेकिन ऐसे तो मैं 365 दिन लोगों के साथ जुड़ा रहता हूं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके यहाँ शादी हो, विवाह हो, बीमारी हो, किसी को पढ़ना हो, लिखना हो, मैं सभी कार्यकर्ताओं के साथ, किसी की नौकरी का सवाल हो, सबों के साथ में व्यक्ति आत्मीय तौर पर जुड़ा हुआ हूँ। यही कारण है कि मैं वोट मांगने के लिए नहीं जाता। मैं अपने लिए 2019 में भी नहीं गया, 2024 में भी नहीं गया, और कार्यकर्ताओं ने अपना चुनाव सोचकर जो है वोट दिया। जैसे मैं इसी देवघर शहर की बात मैं कर सकता हूँ।
देवघर शहर के किसी मोहल्ले में, किसी मोहल्ले में, मैं आपको ये कहता हूँ, ये ऐसी विधानसभा है जहां से मुझे 75,000 1 लाख की लीड मिलती है, मैं किसी मोहल्ले में आज तक वोट मांगने नहीं गया। ये तो लोग कहते हैं कि आपका काम बोलता है, वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, चूंकि एयरपोर्ट आपकी देन है, देवघर एम्स आपकी देन है। ये तो हो गई बात सर। दूसरी चीज कि आप गाड़ी खुद ड्राइव करते हैं, तो ये इसके पीछे कोई रीजन? मिसेज भी गाड़ी खुद ही ड्राइव करती हैं? देखिए, एक तो मैं बता दूं कि ये जितनी चीज़ें हो गई बाबा बैद्यनाथ की कृपा है और मोदी जी हमारे नेता हैं, उन दोनों के आशीर्वाद से जो है ये सारी चीज़ें लेकर आया मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते। गाड़ी ड्राइव करने के पीछे रीजन ये है कि जो कनेक्ट है मेरा आम लोगों के साथ, अब रोड पर जो लोग चल रहे हैं और मेरी गाड़ी रुकती है और मैं उससे हाल समाचार पूछता हूँ, तो स्टीयरिंग तो उसको अच्छा लगता है ना। मैं ड्राइवर को कहूँगी कि रोको रोको तो वो आधा किलोमीटर आगे चला जाएगा जी। तो इसीलिए गाड़ी मैं हमेशा इसीलिए चलाता हूँ। दूसरा, यदि गाड़ी का स्टीयरिंग यदि आप किसी दूसरे के पास दे दीजिएगा तो एक्सीडेंट होने का बहुत खतरा रहता है, तो मुझे एक्सीडेंट से बहुत डर लगता है, तो इसीलिए गाड़ी खुद चलाता हूँ। चलिए, ये तो हो गई बात सर। हाल ही में एक इंटरव्यू आपकी बड़ी चर्चा में है, लोग उसे देख भी रहे हैं, खूब शेयर भी किए जा रहे हैं। राज ठाकरे वाली बात जो है, चूंकि बिहार और झारखंड से आपका बेहद लगाव है, यूँ तो पूरे देश से आप प्यार करते हैं, लेकिन आपने एक बात कही थी कि राज ठाकरे को जिस समय शायद बिहारियों के आन बान शान पर बातें आई होंगी, कहा था पटक पटक के मारेंगे, ऐसी क्या देखिए क्या है कि वहाँ बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात के लोगों को, इवन तमिलनाडु, कर्नाटक के लोगों को भी समय समय पर शिवसेना का जो ये फैक्शन है उद्धव ठाकरे का और खासकर राज ठाकरे का, वो मारपीट करता रहा। मेरा ये कहना है कि ये देश सभी का है, सभी को रहने, जैसे इस देवघर में बाहर के लोग आएंगे तो उनका स्वागत है। यदि बाहर के यात्री यहाँ नहीं आए तो देवघर की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। सत्संग आश्रम में बाहर के लोग आते हैं, देवघर मंदिर में पूजा करने के लिए बाहर के लोग आते हैं, रिखिया में तो पूरब का पूरा यूरोप ही आता है, तो देवघर की वो खासियत है। उसी तरह मुंबई में, जो मुंबई को एक दम है कि हम बहुत ज़्यादा पैसा देते हैं, टैक्स देते हैं, इस कारण से हमारा अधिकार है, और बाहर के लोग आकर जो है बिहारी कब्जा करना चाहते हैं या झारखंड के लोग, वो उनकी गलत फहमी है। मैंने ये कहा कि टैक्स आप क्या देते हो? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टैक्स देती है, पूरे देश भर का पैसा स्टेट बैंक में जमा होता है, हेडक्वार्टर वहाँ है तो टैक्स देता है। LIC में हम लोग सभी LIC की पॉलिसी देते हैं, हेडक्वार्टर वहाँ है तो उसका टैक्स आता है। यदि झारखंड नहीं होता तो टाटा का नामो निशान नहीं होता, टाटा ने अपनी पहली फैक्ट्री बनाई। यदि झारखंड नहीं होता तो हिंडाल्को नहीं होता, बिरला नहीं होता, झारखंड नहीं होता डालमिया नहीं होता, झारखंड नहीं होता स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया नहीं होता। इस देश का 40-45% माइंस और मिनरल्स झारखंड के पास है। आज भी रेलवे जैसी संस्था, रेलवे वो झारखंड के पैसे से चलती है। 40% पैसा रेलवे को रेवेन्यू हम देते हैं, लेकिन जिन लोगों को मालिक होना चाहिए उसको नौकर मानते हो, और नौकर के नाते हमको दाल रोटी के लिए भी तुम दुत्कारते हो, मारते हो। तो इस कारण से मारोगे तो कितना मारोगे। हमारा महाराष्ट्र के प्रति, मराठी के प्रति जो है बहुत सम्मान है, मराठी भाषा के प्रति, छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रति, वो हमारे आदर्श हैं, हम आदर्श रहेंगे। लेकिन तुम जैसे घटिया लोग जो राजनीति करने के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए हमको दुत्कारोगे, ये कहीं से उचित नहीं है। और कभी भी तुम घूमने आओ, हम तो बॉम्बे चले जाते हैं, कई एक बार इस घटना के बाद भी 4 बार 5 बार हो आए हैं, लेकिन यदि आप यहाँ आओगे तो आपको लोग पटक पटक के मारेंगे। मैं अपनी बात पर आज भी कायम हूँ। ये आज भी आपने, और ये बात जो है ना खूब वायरल हो रही है। ऐसे में सर चलिए फिर से झारखंड की बात पर आते हैं। धर्मांतरण एक बड़ा विषय, आपने कई बार इस मुद्दे को उठाया भी है, लेकिन इसे रोकने के लिए कोई कार्य नहीं हो पाए। नहीं, मैंने अभी कहा, मैंने जिस इंटरव्यू का आप जिक्र कर रहे हैं उस इंटरव्यू में मैंने कहा कि हेमंत सोरेन से मेरी क्या लड़ाई है। हेमंत सोरेन के तो बड़े भाई के कारण मैं सांसद हूँ। यदि दुर्गा सोरेन नहीं होते तो मैं सांसद नहीं होता। मुझे स्वीकार करने में कोई परेशानी नहीं है कि बीजेपी और कांग्रेस का समझौता दुर्गा सोरेन जी ने मेरे कारण तोड़ा। हेमंत भी मेरे छोटे भाई की तरह है। लेकिन हेमंत सोरेन की जो पॉलिसी है, आदिवासियों की बात करते हैं, संथाल परगना में 45% आदिवासी था 1951 में, आज ये 25-26% है। मुसलमान 9% था, आज 26-27% है। पूरे देश भर में मुसलमान 4% बढ़ा, हमारे यहाँ 16-17% बढ़ा। यहाँ विस्थापन है, पलायन है, रोजगार नहीं है, पीने का पानी नहीं है, अच्छा डॉक्टर नहीं है, संसाधन नहीं है।
आखिर कौन ये मुसलमान है? ये मुसलमान बांग्लादेश से आए। आदिवासियों की संख्या घटी तो स्वाभाविक है कि जल जमीन जंगल बेटी बहू सब पर जो है उसने कब्जा कर लिया। तो बांग्लादेशी घुसपैठिए यदि यहाँ आएंगे और पूरी डेमोग्राफी, आदिवासी कल्चर, संथाल परगना का कल्चर, झारखंड का कल्चर यदि बदलेगा और वोट बैंक की राजनीति में यदि हेमंत सोरेन उसको आ जाने देंगे तो हमारा विरोध उससे है। तो हमने कहा कि हमारी लड़ाई तब तक है जब तक कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन को और झारखंड मुक्ति मोर्चा को समूल खत्म नहीं कर दें और आदिवासी अस्मिता की बात पे आदिवासियों को नहीं बचा लें, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। यही तो मैं कह रहा हूँ। ये तो बड़ी बातें आप झारखंड के लिए कह रहे हैं सर। कई लोग हैं जो आज भी हेमंत सोरेन को चाहते हैं, लेकिन चलिए बीजेपी का भी एक अलग एजेंडा है, अलग सिद्धांत है। आप ये संसद में जब आप बोलते हैं तो पूरा संसद जो है आप अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेते हैं। आरोप यह भी है, आरोप राजीव प्रताप रूढ़ी ने लगाया है कि वो हाईजैक कर लेते हैं संसद को। राजीव प्रताप रूढ़ी जी हमारे बड़े भाई हैं, सीनियर सांसद हैं, 1990 में पहली बार जीत गए जी। हमारा ये कहना है कि जो बड़े कहें वो हमेशा सही मान लेना चाहिए। अभिवादन शीलस्य और नित्यं वृद्धः पसे बिना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। उम्र में भी बड़े हैं और मेरे से सीनियर भी हैं। तो राजीव प्रताप रूढ़ी जो कहते हैं कि हाईजैक कर लेते हैं तो मैं उनकी बात स्वीकार करता हूं और मुझे खुशी है कि मैं हाईजैक कर लेता हूं। प्रधानमंत्री तक भी बड़े प्रसन्न हुए थे और इनकी बातों से हर कोई हुआ था जब ये 40 किताबों का जब जिक्र कर रहे थे और वो भी पेज वाइज। सर, ये अंतिम सवाल रहेगा कि झारखंड बीजेपी की जो स्थितियां हैं वो कहाँ देख रहे हैं? झारखंड नए प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में एक नई ऊंचाई प्राप्त करेगा। आदित्य साहू जी बूथ के कार्यकर्ता से लेके प्रदेश अध्यक्ष तक बने हैं। बहुत ही नम्र विनम्र स्वभाव के हैं, सबों को साथ लेकर चल रहे हैं। जब से अध्यक्ष बने हैं तब से कोई भी ऐसा डिसीजन पार्टी का नहीं हुआ है, ये नहीं कि मेरे अनुसार हो गया, कि एक डिसीजन में मेरे विरोध भी, लेकिन इसके बावजूद भी उस डिसीजन का मैं भी सहभागी रहा हूँ और जो सबको साथ लेकर चलेगा वो निश्चित तौर पर पार्टी के लिए एक बड़ा काम करेगा। और मैं आपको ये कह सकता हूँ दावे के साथ कि माननीय आदित्य साहू जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी झारखंड में सरकार कांग्रेस और जेएमएम को उखाड़ फेंकेगी और हमारी सरकार बनेगी। चलिए सर, का समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। बातें तो बहुत सारी हैं लेकिन आगे बातें होती रहेंगी। फिलहाल ये काफी चर्चा में है। गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे और देश भर में इनकी चर्चा हो रही है। सहयोगी अभय के साथ रुचि शर्मा, न्यूज़ 11 भारत, देवघर। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।